Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम ऐसी को डिस्कस करने वाले हैं कि हमें एक अच्छे क्राइसिस को कभी भी वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसमें इंट्रोडक्शन के साथ में। 2000 की शुरुआत में जॉर्डन है वो बहुत ही ज़्यादा फेस कर रहा था ड्राई स्पेल, मतलब कि वहाँ की जो सूखा है वो बहुत ज़्यादा पड़ गया था और वाटर की डिमांड थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। लिमिटेड वाटर सप्लाईज़ के साथ में और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के ख़त्म होने के साथ में बहुत ही ज़्यादा ह्यूज इन्फ्लक्स और रिफ्यूजी की वजह से क्राइसिस बन गया। उसकी वजह से पब्लिक है वो डेमोन्स्ट्रेट करने लगी और कॉन्फ्लिक्ट होने लगा फार्मर्स के बीच में। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या देखने को मिला था इसमें उन्होंने बहुत ही ड्रास्टिक रिफॉर्म्स किए, जिसके अंदर वाटर अथॉरिटी लॉ भी इम्प्लीमेंट किया गया, इसे भी लेकर आया गया और इसे में स्टॉप किया गया, बंद किया गया जो इलीगल पंपिंग होती है ग्राउंड वाटर की। इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी सारी पेनल्टीज़ भी लगाई गई। एक साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, इसमें क्या रिजल्ट मिलकर आया, 95% रिड्यूस हुआ इलीगल ड्रिलिंग और वाटर है वो सेव कर पाएगी 30 to 40 मिलियन मीट्रिक क्यूब ये सेव कर पाए। इस स्टोरी से, जॉर्डन की स्टोरी से हम समझ सकते हैं कि एक एग्जांपल है कि हमें एक गुड क्राइसिस है उसे कभी भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, उससे हम एक बेटर आउटकम निकाल सकते हैं, इसे हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करना चाहिए। हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे जिसमें जो क्राइसिस हैं वो रिजल्ट हुए हैं कि बहुत ही अच्छा बदलाव लेकर आए हैं वो ह्यूमैनिटी के अंदर। जब भी क्राइसिस आता है तो रिफॉर्म्स और प्रेगमेटिक रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जब ट्रेड रूट को अरब्स ने बंद कर दिया गया था तो उस टाइम पे डिस्कवरी की गई थी, खोज की गई थी केप ऑफ गुड होप की, जो रूट नया निकल कर आया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो फाउंडेशन बना था, कंट्रीज़ का यूनिफिकेशन हुआ था, एकीकरण हुआ था इसके अंदर, और जो डीकोलोनाइजेशन है और जो स्लेवरी है उसको अबॉलिश किया गया उसके टाइम पे वो मूवमेंट बना हमारी डेमोक्रेसी के लिए। अगर हम करंट की बात करें तो जो ऑन गोइंग कोविड-19 पैंडेमिक चला है उसकी वजह से वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा महीनों तक अपने घर के अंदर बंद रहा है, जिसकी वजह से क्रिएट हुआ है एक अनपैरेलल क्राइसिस। जो अनप्रिपेयर्ड नेशंस थे उन्हें वो सरप्राइज़ हो गए, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा। इस सीरीज़ में हम काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर हमें ढूंढना चाहिए। उन क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए यहाँ से, हम रेडी हैं लेसन लेने के लिए कि सिमिलर सिचुएशन दोबारा क्रिएट ना हो। फिर अगला क्वेश्चन है कि हमें एक्सपीरियंसेस से क्या सीखना चाहिए ह्यूमन को जो आज तक क्राइसिस देखे हैं उनसे। तो इन क्वेश्चन का 1 by 1 करके हम आंसर देखते हैं, ढूंढते हैं इनका आंसर। वायरल स्टोरीज़ हैं कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे, उसके अंदर टेड टॉक्स हैं, उसने टेलीकास्ट किया जब बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया है सभी को कि जो नेक्स्ट ग्लोबल क्राइसिस है वो न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा बल्कि एक इन्फेक्शियस वायरस होगा। इसके अंदर क्लोज एसोसिएशन इन्होंने बहुत ही साथ में मिलकर काम किया है इबोला पैंडेमिक के टाइम पे, और जो पोलियो है उसको भी घटाने का काम किया है। इन्होंने काफ़ी सारा ज़्यादा अंडरस्टैंड किया है इन प्रॉब्लम्स को, और गवर्नमेंट की प्रिपेयर्डनेस है उसके अंदर बहुत ही कम देखने को मिली है। उसकी वजह से ये बताते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है। उसकी वजह से ऐसे सरप्राइजेस हैं वो बार बार निकल कर आते हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं कंट्रीज़ के उनके लिए सरप्राइज़ नहीं है, क्योंकि उनके को ये पहले ही पता है कि जो प्रीवियस पैंडेमिक्स हैं उनसे हमने बहुत ही कम सीखा है। रिसर्चर्स हैं उनका कहना है जो वैक्सीन बना रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल हेल्थ सेक्टर के अंदर, और जो ग्लोबल कॉपरेशन है वो प्रायोरिटाइज नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से और भी वायरस हैं वो डेडली बनते जा रहे हैं। ग्लोबल लीडर्स हैं उनको ज़रूरत है कि वो इंक्रीज़ करें एक्सपेंडिचर, जैसे कि इंडिया है उसने भी जो हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर इंक्रीज़ किया है अपना एक्सपेंडिचर। जीडीपी का पहले 1.5% दिया जाता था, लेकिन अब इंक्रीज़ किया जा रहा है कि 2025 तक टारगेट रखा गया है, इसे इंक्रीज़ किया जाएगा 2.5% तक। इंडिया के पास अपने खुद के एक्सपीरियंसेस हैं डील करने के लिए और हैंडल करने के लिए। काफ़ी सारे क्राइसिस हैं, काफ़ी सारी फील्ड्स के अंदर हमने पहले भी देखा है। अगर हम शुरुआत से देखें तो जो हमारा इंडिपेंडेंस है उसके अंदर सोशियो और इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, जिसकी टाइम पे हमारे जो सिचुएशन थी, हमारे काफ़ी सारे इंडिकेटर्स के अंदर हमारी सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी। हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्सेज थे और कैपिटल है वो डिस्पोजल हो रहा था इन्वेस्टिंग करने के लिए, और तब हमने क्या किया, हमने फाउंडेशन रखी मॉडर्न इंडिया की। वेरियस रिवर वैलीज़ हैं, प्रोजेक्ट हैं वो लगाए, जैसे कि हीराकुड डैम है, सतलज डैम है, और वेरियस आयरन और स्टील प्लांट्स लगाए गए, आईआईटीज़ और आईएम्स बनाए गए, और साथ ही साथ क्राइसिस है नेशन के अंदर उसे डेप्रिवेशन है और एडवर्सिटीज़ हैं उनको कम किया। फर्दर हमने फ्लड क्राइसिस देखा 1960s के अंदर, जिसके अंदर फाउंडेशन रखी गई ग्रीन रेवोल्यूशन की। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी देखने को मिला 1980s और 1990s के बीच में, जिसका रिजल्ट क्या हुआ,
इसके अंदर LPG रिफॉर्म्स लेकर आए, जिसके अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का रिफॉर्म लेकर आए हम। ये स्टेप्स हैं वो दिखाते हैं कि हमने काफ़ी सारी जो आइडिया है हमारा, जो एक इंडिया को इकोनॉमिकली और सोशली स्ट्रॉन्ग बनाने का, उसकी फाउंडेशन रखी हमने। फिर पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर देखते हैं तो हम 2000 के इस टाइम पे, सन 2000 के टाइम के अंदर हमने सिग्निफिकेंट्स हैं देखे कि हमारे जो फिजिकल डिसिप्लिन है गवर्नमेंट के अंदर वो नहीं देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से हमने क्या किया, हमने एड्रेस किया, FRBM एक्ट है उसको लेकर आए। जॉब क्राइसिस को कम करने के लिए मनरेगा को इंट्रोड्यूस किया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो कि एबल है प्रोवाइड करवाने के लिए सीजनल एम्प्लॉयमेंट। फिर उसके बाद में इसी पीरियड के अंदर हमने देखा करप्शन, जैसे कि 2G स्कैम हुआ, कोलगेट स्कैम हुआ, कॉमनवेल्थ स्कैम हुआ। इस क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट कोल और स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग की गई। इस कंपटीशन क्राइसिस के अंदर रिजल्ट क्या देखने को मिला, करप्शन को एड्रेस करने के लिए लोकपाल एक्ट आया 2013 के अंदर। फिर सोशली और साथ ही साथ अदर क्राइसिस हैं जो कि गुड क्राइसिस बने हैं, जिन्होंने हेल्प किया है स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने के लिए अंदर, जैसे कि हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन होता था, जैसे कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत की बात जो मानते हैं हम, पहले मानते थे, अब तो बहुत ही कम हो गया है। इसे भी हमने एक लेसन लिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया, सेफ गार्ड, जैसे कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया, जिसकी हम आज रिजर्वेशन बुलाते हैं, उसे लाया गया ताकि जो वनरेबल सेक्शन है उसको हेल्प की जा सके कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, इक्वल फील्ड मिले सभी के साथ में कंपटीशन करने की। जिसके मेन कंट्रीब्यूटर थे वो थे भीमराव अंबेडकर। और इन्वायरमेंटल अरीना के अंदर देखें तो हमने इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को देखा, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल राइज और ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहे हैं, वो सब प्रॉब्लम देखने को मिले। और इसी तरह के सिमिलर क्राइसिस और भी देखने को मिले। इसकी वजह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो भी न्यूज़ के अंदर आया, जिसके अंदर ओजोन की डिप्लीकेशन है वो देखने को मिली, उसके बारे में बात की गई। और फिर इसी की तरह के और भी समिट्स हैं, जैसे कि रियो अर्थ समिट है और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, वो पिक्चर में आए, जिसके अंदर ग्लोबल कम्युनिटी है वो कोशिश कर रही है कि वो फ्यूचर के अंदर इन्वायरमेंटल क्राइसिस को रोक सकें। और इसके साथ में एफर्ट्स हैं वो लगाए गए गुड क्राइसिस की बेटरमेंट के लिए। ये एफर्ट्स हैं ये दिखाते हैं कि गुड क्राइसिस है उसको यूज़ किया जा सकता है बेटर कोऑपरेशन के लिए कंट्रीज़ के बीच में, तो इसे वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। हालांकि हमेशा हम अच्छे क्राइसिस हैं उनको यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो अप्रोप्रिएट मेजर्स नहीं लिए जाते हैं, इस वजह से वो वेस्ट हो जाते हैं। जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो बॉम्ब गिराया गया था, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, उसकी वजह से ह्यूमैनिटी है उसने लर्न नहीं किया, कोई भी लेसन नहीं लिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि हम आज भी पीस मील मेजर्स की कोशिश कर रहे हैं। कंट्रीज़ हैं वो जो वेपन्स हैं जो कि डिफरेंस के नाम पे बढ़ाए जा रहे हैं लगातार। इसका रिजल्ट क्या हुआ है कि मैन काइंड है, जो हमारे ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है, उसके ऊपर जो न्यूक्लियर वॉर है उसका खतरा हमेशा बना रहता है। में हम वैक्सीन बनाने के अंदर भी फेल रहे हैं, जैसे कि मर्स और सार्स, ये कोरोना वायरस के अदर टाइप्स हैं जो कि पहले आ चुके हैं। एक ये मर्स है वो 2002 के अंदर आया था, और जो सार्स है वो 2012 के अंदर आया है। और अदर डेडली डिजीज़ हैं जो कि इंडिया के अंदर पहले आते रहे हैं, जिसकी वजह से हेल्थ और न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए हैं। काफ़ी ज़्यादा फेमाइंस और फंगल क्राइसिस भी देखे हैं हमने, उसके बारे में देख लेते हैं। इसकी वजह से हमारे देश के अंदर 40 मिलियन स्टंटेड चिल्ड्रंस हैं और 17 मिलियन वेस्टेड चिल्ड्रंस हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन और अदर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर वो कहर बरपा रहे हैं लगातार, काफ़ी ज़्यादा पास्ट में देखने को, जो कि हमें पास्ट में काफ़ी बार देखने को मिले। अगर हम आगे बात करते हैं तो वाइजैक के अंदर जो गैस लीक है, उसके अंदर जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर देखने को मिलता है वो नया नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम प्रीवियस मिस्टेक है जो हमारी भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसके अंदर भी गैस लीक हो गई थी, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। वो भी बहुत ही ज़्यादा हीनियस, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी उस टाइम पे, उससे हमने कुछ नहीं सीखा और सक्सेसफुल डिफ्यूज़ नहीं कर पाए हम क्राइसिस को। और अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट है उसको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए हैंडल करने के लिए इन क्राइसिस को, जिनको इनके होने से पहले ही डिफरेंट ऑथर्स हैं उन्होंने डिफरेंट अप्रोचेस दी हैं। इनमें से बेस्ट है वो किसके द्वारा दी गई है, गोंजाले हैरोज और प्राट के द्वारा। इन्होंने अर्ली 1996 के अंदर बताया था, डिस्कस किया था कि जो स्टेज है क्राइसिस मैनेजमेंट की, उनको ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, उन्हें डायग्नोज करना चाहिए, क्राइसिस को प्लान करना चाहिए और प्रिवेंशन करना चाहिए, और फाइनली एडजस्ट करना चाहिए चेंजेस को गवर्नमेंट के द्वारा। यूजुअली जहाँ पे हम फेल हो जाते हैं क्योंकि हम शॉर्ट टर्म मेजर्स लेते हैं, लॉन्ग टर्म मेजर्स के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं।
हमें करंट वेदर क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम्स जैसे नमामि गंगे हैं, इनके अंदर जनरली गवर्नमेंट का फोकस कहाँ पे रहता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के अंदर और उसके रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। लेकिन हम कहाँ पे फेल होते हैं कि हम चेक नहीं करते हैं कि रिवर के अंदर जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है उसका सोर्स क्या है। कुछ और भी ऑथर्स हैं जिन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि जो नसीम तलेब है, उन्होंने अपना जो एंटी फर्जाइल है उसके अंदर लिखा था, मेंशन किया था कि जो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, शॉक्स हैं, उनकी वजह से एक्सपोज होते हैं हम स्ट्रेस से, वॉलेटिलिटी से, रिस्क से, क्राइसिस से और अनसर्टेनिटी से। उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है वो सामने निकल कर आती हैं और उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने काफ़ी सारी अप्रोचेस भी ली हैं। हम पर्सनल लाइफ के बारे में देखें, अगर हमारे माइंड के ऊपर अगर इनकम से रिलेटेड कोई भी स्मॉल स्ट्रेस भी आता है तो हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा सेव करने की कोशिश करते हैं और स्मॉल फाइट है हमारी रिलेशनशिप के अंदर, तो उसकी वजह से हमारा जो बॉन्ड है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इसी को हमें अगर बड़े लेवल पर इम्प्लीमेंट करें तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। क्लासिकल केस के अंदर देखें, एक क्लासिक केस के बारे में बात करें तो क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे कि हम हमारा उड़ीसा स्टेट है उसके बारे में देख सकते हैं। उससे पहले उसका एक उपहास उड़ाया गया था बीमारू स्टेट बुलाकर, लेकिन उड़ीसा ने, ये क्यों कहा गया था, क्योंकि उड़ीसा वो 2000 के अंदर एक साइक्लोन की वजह से हिट हुआ था जिसके अंदर उसने 10,000 लोगों की ज़िंदगियाँ खो दी थी। इस क्राइसिस की वजह से हमने काफ़ी ज़्यादा लेसन्स लिए और फॉलो की काफ़ी सारी अप्रोचेस, जिसकी वजह से रिसेंटली 1 मिलियन पीपल हैं वो सेफली निकाले गए साइक्लोन फैनी के दौरान। और जो यूनाइटेड नेशन है उसके अंदर बताया गया है कि ओडिशा की जो ज़ीरो कैजुअलिटी अप्रोच है बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर है इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क को। फर्दर जो साइक्लोन बुलबुल है जिसका का नाम दिया गया था किसके द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा। ओडिशा कम्युनिटी मैनेजमेंट, साइक्लोन मैनेजमेंट और सेंटर हैं, उन्होंने लोकल सरपंच के साथ में मिलकर इसे बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया। नेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर फंडिंग बढ़ानी चाहिए, पार्टनरशिप्स बिल्ड करनी चाहिए, सस्टेनिंग और इनकरेज करना चाहिए कम्युनिटी एफर्ट्स को लोकल लेवल के ऊपर। मॉडर्न डे क्राइसिस की मैनेजमेंट के अंदर जो क्राइसिस प्रिपेयर्डनेस है उसके अंदर इन्वॉल्व है एंटिसिपेशन पोटेंशियल क्राइसिस की, जिसकी वजह से हम इन्वॉल्व कर सकें, जिसकी वजह से हम एनालिसिस कर सकें रिस्क कोज क्या है और एक्शन ले सकें उसी के हिसाब से। जो पर्सनल लेवल है उसके ऊपर और जो सोसाइटल लेवल है उसके ऊपर एम्पैथी बढ़ानी चाहिए, कंपैशन को बढ़ाना चाहिए अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, जो पीपल हैं उनके आसपास रहते हैं उनके लिए, और हेल्प कर सकते हैं हम मिटिगेट करने के लिए क्राइसिस को कंपैशन के साथ में। पैंडेमिक जैसे कोविड-19 है उसने बहुत ही ज़्यादा चेंज लेकर आया है। जो हमारा हाइजीन है वो सिर्फ 1 मंथ या फिर 2 मंथ के लिए नहीं बल्कि ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस के हिसाब से रहने वाला है। इसके अंदर हम केयर करते हैं हमारे एल्डर्स की, फेलो सिटीजन्स की और साथ ही साथ जो कलीग्स हैं उनकी भी। और ये एक फिनोमिनन है जो कि कोविड टाइम के अंदर हमारे अंदर आया है, आगे वाली जनरेशन हैं उनके अंदर ये आने वाला है। हर लिटिल थिंग है वो क्राइसिस नहीं होती है, लेकिन वो उसकी वजह से हम एम्फेसाइज कर सकते हैं पावर है वो पीपल की। जैसे कि इब्राहिम लिंकन है, उन्होंने कहा था कि मैं एक फर्म बिलीवर हूँ पीपल के अंदर। अगर हम ट्रुथ के बारे में बात करें तो डिपेंडेंट है, ट्रुथ के बारे में बात करें तो डिपेंडेंट है वो हमारी मीटिंग के ऊपर, हमारे फाइनेंशियल, सोशल, पॉलिटिकल और नेशनल क्राइसिस के ऊपर बात करें तो हम ये लेसन है वो हमें बताते हैं कि यह फैक्ट है कि हमें वेट नहीं करना चाहिए जब तक क्राइसिस हो, लेकिन हमें उससे पहले ही प्रिपेयर्डनेस करनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अगर जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करें तो हमें उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हम